ओके, सो प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है प्रोबेबिलिटी के लिए, मैं यहां पर सामने लिख रहा हूं और पॉइंट टू पॉइंट उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप लोग भी लिखते जाओ उस सारे पॉइंट्स को। रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? अरे जल्दी बोलो। एन एक्सपेरिमेंट, हाँ बोलो। An experiment whose outcome cannot be predicted, that what exactly will it be? ठीक है, एग्जैक्टली क्या होगा आउटकम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। लाइक टॉसिंग ए कॉइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग ए डाई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि कौन सा आउटकम होगा वो नहीं पता। तो ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकेंड पॉइंट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है? जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके जो आउटकम्स होते हैं उनको जब हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे कि अगर मेरा एक्सपेरिमेंट है रोलिंग ए डाइस, तो आउटकम क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 को सेट के फॉर्म में लिख दूं 1 2 3 4 5 एंड 6, so this collection is called sample space and it is usually represented by capital S. क्लियर ये चीज? नेक्स्ट आता है सैंपल, और समटाइम इट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट इज नथिंग बट एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर? जैसे कि यहां पर अगर मैं ये बोलता हूं 1, सो 1 इज ए सैंपल पॉइंट, 2 इज ए सैंपल पॉइंट और सैंपल। क्लियर ये चीज? तो जो एलिमेंट होते हैं उस सैंपल स्पेस के दे आर कॉल्ड सैंपल और सिंपली सैंपल पॉइंट। नेक्स्ट आता है इवेंट। इवेंट, इवेंट क्या होता है? इवेंट को अगर शॉर्ट में डिफाइन करें, इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का एक छोटा सा पोर्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड इवेंट। फॉर एग्जांपल, अगर रोलिंग ए डाइस मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उससे एक सैंपल स्पेस बन रहा है 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं एक इवेंट डिफाइन कर रहा हूं कि लेट इवेंट ए इज गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर, तो इस इवेंट ए के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? 2 4 6। और ये जो 2 4 6 है ये सैंपल स्पेस का क्या है? सबसेट है। समझ में आया ये चीज? ऐसे कितने सबसेट्स हो सकते हैं? बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे इवेंट्स डिफाइन हो सकते हैं। क्लियर ये चीज सबको? तो इवेंट्स भी आई थिंक सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज टाइप्स ऑफ इवेंट्स, जो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो टाइप्स ऑफ इवेंट में सबसे कॉमन टाइप आता है दैट इज एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री, या फिर उसको कई बार सिंपल इवेंट भी बोलते हैं। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट क्या होता है? जिस इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। जैसे अगर मैंने एक इवेंट बी डिफाइन किया और इवेंट बी है गेटिंग 5, ठीक है, तो इस इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ओनली 5, सो दिस इवेंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं सैंपल स्पेस के। जैसे कि गेटिंग एन इवन नंबर, जो कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इवेंट। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट आते हैं और क्या है, एक सेकेंड, मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट में देख लेता हूं। इसमें लिखा होगा शायद, हाँ हाँ, ये भी इवेंट्स के टाइप है। इस वाले से देख लो थोड़ा बहुत चीजें, इसमें से आ जाते हैं। इसमें तो पूरा लिखा हुआ है। हम्म, हाँ, टाइप्स ऑफ इवेंट डिस्कस कर रहे थे हम लोग।
सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट बता दिया था, कंपाउंड इवेंट बता दिया था. नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल इवेंट. The event which cannot be happened in any case is called impossible event. Suppose मेरा random experiment है, rolling a dice, outcome आएगा 1 2 3 4 5 6. What is the chance of getting 7? If my event is of getting 7, that is impossible. So this event is called impossible event. Clear ये चीज? नेक्स्ट इज श्योर इवेंट. श्योर इवेंट इसको सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं. सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट. अब श्योर इवेंट का मैं एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज मैंने एक डायस को रोल किया, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सैंपल स्पेस बन गया, और सपोज मैंने इवेंट ए डिफाइन किया, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7. गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 पूरा. सो इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट. क्लियर ये चीज? तो ये टाइप्स ऑफ इवेंट्स हमने यहां पर डिस्कस कर लिए. अब आते हैं डिफरेंट अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन इवेंट. ठीक है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स. तो सबसे पहला ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट. कॉम्प्लीमेंट, किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट, या बी इवेंट बी है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये सिंबल यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट का. ठीक है, तो अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग ए डाइस, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और अगर मैंने एक इवेंट ए डिफाइन किया, गेटिंग अ नंबर 3 और 4, गेटिंग 3 और 4 मेरा इवेंट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो इवेंट बनेगा ये कैसे बनेगा? एस माइनस ए से बनेगा. मतलब कि सैंपल स्पेस में से ए वाले एलिमेंट को हटा दो तो क्या बन जाएगा? 1 2 5 6. ये क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. क्लियर ये चीज? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट. नेक्स्ट आते हैं ए और बी. ए और बी, यहां और जो वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब क्या होता है? यूनियन. ठीक है, यूनियन ऑपरेशन पता है ना? यूनियन सेट थ्योरी में पढ़ते थे. गुलप्रीत तुमको पता है? नहीं पता? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या है एक बार देखते हैं. यहां पर सपोज इवेंट ए यहां पर डिफाइन है, इवेंट बी भी अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं, गेटिंग 1 4 6, अगर ये मेरा इवेंट बी है, इवेंट ए है गेटिंग 3 4, इवेंट बी है गेटिंग 1 4 6, then what then the event defined by getting a or b, then the event defined by getting a or b, इसका मतलब a यूनियन b, इसका मतलब a और b दोनों के एलिमेंट को मिला के एक सेट बना दो तो वो क्या आ जाएगा? 1 3 4 6. ये होता है यूनियन. दो सेट को मिला के सेट बना दो जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख दो, दैट इज यूनियन. ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. यहां एंड लिखा हुआ है ना, तो ए एंड बी, ए एंड बी मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों में है वो वाला इवेंट, तो वो कौन सा होगा? 4. आया समझ में? तो ए एंड बी मतलब ये आ जाएगा 4. क्लियर ये चीज? तो ये सारे जो है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स है. जब हम इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी. अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं ना, या ए यूनियन बी निकालते हैं, तो उसको हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि वो दो डिफरेंट इवेंट के ज्वाइंट से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी. क्लियर ये चीज? आगे हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल यहां आने वाला है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट है अगर आपका कोई इवेंट डिफाइन हो रहा है ए बट नॉट बी, if the event is defined by this a but not b, it means the element which belongs to a but not belongs to b, it means it is saying a minus b. clear ये चीज? ठीक है, तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. आप ये भी बोल सकते हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो इस केस में a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी बताओ तो? सेट a माइनस बी क्या होगा इस एग्जांपल में? क्या होगा? नो, ओनली 3.
आपको सेट ए के एलिमेंट लेने हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स को हटा देना है जो कि बी में आ रहे हैं. सो यू हैव टू रिमूव 4. क्लियर ये चीज? सो इट इज इक्वल टू 3. क्लियर ये चीज? ओके. तो ये इस तरह से और अलग अलग ऑपरेशंस बन सकते हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट, यूनियन और इंटरसेक्शन. जो भी केसेस होंगे क्वेश्चन में होंगे उसके अकॉर्डिंग बनेंगे. ठीक है ये चीज? अब इसके बाद आता है और इंपॉर्टेंट चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज, एक सेकेंड, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे यूज होगा. ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे दो इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है, जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता. जैसे कि मैंने एक डायस रोल किया, सैंपल स्पेस बना 1 2 3 4 5 6. मैंने इवेंट ए डिफाइन किया, गेटिंग एन इवन नंबर, तो क्या होगा 2 4 6. मैंने एक इवेंट बी डिफाइन किया, गेटिंग एन ऑड नंबर, एलिमेंट क्या होंगे 1 3 5 होंगे. ठीक है? अब ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो क्या कोई दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं है, मतलब एम्प्टी. इट मींस इट इज ए नल सेट, एम्प्टी सेट, void set. So this two events are called mutually exclusive events. Clear? ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज होगा आगे. फिर उसका नेक्स्ट टाइप है इवेंट का एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे दो इवेंट्स जिनका यूनियन लेने पे हमको क्या मिल जाए? कंप्लीट सैंपल स्पेस मिल जाए. दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो यहां पर ए और बी, इन दोनों का यूनियन देखो क्या मिल रहा है आपको? सैंपल स्पेस मिल रहा है. सो दीज टू इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव ऑल्सो. Here A and B are mutually exclusive as well as they are mutually exhaustive. Clear? अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दो ही हो सकता है दो से ज्यादा इवेंट्स भी एग्जॉस्टिव हो सकते हैं. जैसे कि इवेंट ए के एलिमेंट 1 2 हो गए, बी के एलिमेंट हो गए सपोज 3 4 और सी के एलिमेंट हो गए सपोज 5 6. तो यहां पर वह ए बी सी, ये तीनों कौन से इवेंट्स हो जाएंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे. क्लियर ये चीज? ओके. अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम कुछ एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक चीजें जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है. जैसे कि क्या किसी भी अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ ई मतलब उस इवेंट से बिलोंग करने वाले एलिमेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस से बिलोंग करने वाले एलिमेंट. मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, भले आप लोगों को पता हो फिर भी. मान लो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग ए डायस. सैंपल स्पेस फिर से हमारा बन रहा है 1 2 3 4 5 6. ठीक है? एक इवेंट ए मैंने डिफाइन किया, गेटिंग 2 और 4, ये इवेंट ए है. अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो वो क्या होगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. यहां पर ये n का मतलब क्या होता है? करेक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर सेट. सो हाउ मेनी एलिमेंट बिलोंग टू दिस सेट? इट इज 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू सैंपल स्पेस. सो इट इज 6. सो 2 by 6 इट मींस 1 by 3. तो ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी. तो हमेशा एक्सियोमेटिक अप्रोच में प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी इवेंट की निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है? फिर एक बहुत ही कॉमन सी चीज, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 1. क्लियर? अब यहां पर एक और चीज मैं ये एड ऑन कर रहा हूं. देखो यहां पर ये क्या लिखा हुआ? P of phi is equal to 0. फाई क्या होता है? नल सेट, एम्प्टी सेट या एम्प्टी इवेंट. तो एम्प्टी इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट में बताया था ना, तो जो एम्प्टी इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. जैसे गेटिंग 7 इज एम्प्टी इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल बी 0. सैंपल स्पेस वाला श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1. ठीक है? अब उसके बाद ये वाला पॉइंट भी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉट ऑफ इवेंट.
कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट या नॉट ऑफ इवेंट, दैट इज 1. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू 1. ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पे. ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी तो आपने वैसे तो सेट थ्योरी में पढ़ा है क्लास 11th में, उसी से रिलेटेड है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. मेरे ख्याल से 11th में भी था क्या ये वाला ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, मुझे याद नहीं आ रहा है. होगा शायद, ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़े 11th. ठीक है, ओके. तो A यूनियन B is equals to probability of A, probability of B minus probability of A intersection B. ठीक है, डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूं, बाद में आके डिस्कस करूंगा जब जरूरत पड़ेगी तब. अब यहां पर एक स्पेशल केस ले लिया. देखो कौन सा केस है ये वाला केस, जल्दी से बताओ इसका क्या मतलब है. इसका मतलब क्या हुआ कि A और B क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो दोनों में कुछ कॉमन होता है, नहीं होता. कॉमन नहीं होता तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी. और प्रोबेबिलिटी जीरो होगी ए इंटरसेक्शन बी की, मतलब ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो. तो इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पूरा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो ये पूरा. ठीक है, ओके, यहां तक हो गया सबका. तो ये सारी चीजें जो थी ना, ये बेसिक थी, प्री रिक्विजिट था, क्लास 11th तक आपने पढ़ा हुआ था. कुछ प्रॉब्लम तो बताओ, क्योंकि अब मैं स्लो जाऊंगा थोड़ा सा. इसके बाद स्टार्ट होने वाला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि क्लास 12th का पार्ट है. ठीक है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी तक शायद 11th का पार्ट था. तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा सारे प्री रिक्विजिट्स बेसिक्स. जो ऑनलाइन में है वो बच्चे एक बार बता दो, क्लियर ना? साक्षी, अनुष्का, अमर्त्य, विनायक. ओके, यस सर. यस सर. ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो हेडिंग डालो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन से नहीं बताता हूं, एक जनरल नॉलेज वाले तरीके से बताता हूं, आप समझना. ठीक है, मान लो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग ए डाइस. सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा सैंपल स्पेस. ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं आपको कि हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमको पता चला कि जो आउटकम है वो एक इवन नंबर है. जो आउटकम आया वो एक इवन नंबर आया. तो मान लो ये चीज हमको पता है कि आउटकम इवन है. तो जो आउटकम वाला जो इवेंट है उसको मैं इवेंट एफ नाम दे देता हूं. तो इवेंट एफ के एलिमेंट क्या होंगे, 2 4 6 होंगे. और आपको पता है कि 2 4 6 में से एक नंबर आया है. और अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, यस, तो आपका आंसर क्या होगा, 1/3. समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर एक कंडीशन हो गई. और कंडीशन क्या हो गई, एक कंडीशन आपको गिवन है, और कंडीशन क्या गिवन है कि आउटकम क्या है, इवन है. दिस इज योर कंडीशन. व्हेन दिस कंडीशन इज गिवन और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इवेंट ई के होने की, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी. समझ में आया ये चीज? तो ये तो छोटे और सिंपल एग्जांपल में तो इजीली निकाल दिया, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला बनना चाहिए. तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे वो कैसे काम करता है. ठीक है, उसके पहले हम इस चीज को समझते हैं कि इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे प्रोबेबिलिटी को. तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये रिप्रेजेंटेशन यूज होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. मान लो आपको इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब आपको 4 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. जब आपको पता है कि इवेंट एफ हो चुका है, इवेंट एफ हो चुका है, दिस इज योर कंडीशन. सो वी विल रिप्रेजेंट दिस बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन, दिस स्लैश read as given,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। समझ में आई ये चीज? सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन है, और यहां पर ये कंडीशन होती है कि इवेंट एफ हैज ऑकर्ड। ओके ये चीज? ओके अब इसको निकालने का फॉर्मूला लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है, ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कैसे अब लगाएंगे ये फॉर्मूला? इस फॉर्मूले को यहां पर मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद अप्लाई करना सिखाता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कैसे लगेगा। सबसे पहले आप निकालोगे ई इंटरसेक्शन एफ, ये सेट बनाओगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ये सेट कैसे बनेगा? ये ई और एफ दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। दोनों के इंटरसेक्शन में आपको क्या मिलेगा? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, क्या मिलेगा? ओनली 4 मिलेगा। क्लियर ये चीज? फिर आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। मैंने बताया किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू दैट इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू सैंपल स्पेस, ये करते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितना एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है। सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास क्या आ गया? 1/6 आ गया। समझ में आई चीज? तो न्यूमरेटर वाला पार्ट आपको मिल गया। अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस। समझ में आया? तो एफ वाले इवेंट में कितने एलिमेंट है? देखो 3। एस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 6। तो ये कितना आ गया? 3/6 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज 3/6। ये दोनों वैल्यू उठा के पुट कर दो फॉर्मूले में। पुट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा? 1/6 डिवाइडेड बाय 3/6। 6 और 6 कटा तो आंसर क्या आ गया? 1/3। समझ में? तो तुमने जो डायरेक्टली आंसर किया था ना, उसके पीछे का ये मैथमेटिक्स है, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में हमको अप्लाई करना है। सबको क्लियर? फॉर्मूला याद कैसे रखना है वो चीज ध्यान में रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ है ना, तो न्यूमरेटर तो याद होगा, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए हमको। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में होगी। याद रहेगा ये चीज? ओके तो ये सारी चीजें मैं यहीं पर अभी स्टॉप करता हूं, और अब मैं आ जाता हूं सीधा एनसीईआरटी की बुक पे। ठीक है? ऑनलाइन में सबको क्लियर ना? तो एनसीईआरटी की जो बुक है ना, वो स्टार्ट यहीं से होती, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि अभी मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया। ठीक है? इसमें इसने क्या किया है, कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया, और उसके थ्रू ये इसने ये सारी चीजें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की, वो सब एक्सप्लेन किया है। तो बताओ इसमें, या सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें? ये फॉर्मूला जो भी आप लोगों ने नोट किया ना, ये वो फॉर्मूला है। ठीक है? इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है। बेटर ये होगा कि प्रॉपर्टी के पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, सो दैट आपको एक पता चल जाए कि अप्लाई कैसे होता है, फिर प्रॉपर्टी करेंगे तो बेटर होगा शायद। चलो सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं अब हम। एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट दिस। आपको क्या गिवन है? ई और एफ दो इवेंट्स है, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज दिस, एंड यू नीड टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू। आपको ये फाइंड आउट करना है। चलो बताओ कैसे निकलेगा? एक सेकेंड ना, ये पेन चेंज नहीं हो रहा है, मार्कर मैं फिर से क्लोज करके ओपन कर रहा हूं। हम्म
तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले जो चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमको पहले गिवन है P ऑफ E, इसकी वैल्यू कितनी है 0.6, ठीक है। फिर उसके बाद गिवन है P ऑफ F, उसकी वैल्यू कितनी है 0.3। फिर नेक्स्ट आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और इसकी वैल्यू है 0.2। अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F ये फाइंड आउट करना है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E ये फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, फॉर्मूला क्या है बताओ? करेक्ट। सबको याद है ना ये चीज? ऑनलाइन में सबको क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं। E इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ F की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है? 0.3। तो कितना आ जाएगा आंसर? 2/3। दैट्स इट। सेकेंड वाले का आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अच्छा, जिनको डाउट है मैं क्लियर कर दूं कि E इंटरसेक्शन F और F इंटरसेक्शन E बोथ आर सेम, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर न्यूमरेटर में हम इसकी वैल्यू 0.2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब कि 0.6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या गिवन है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह आएगा 0.50, एंड फर्दर यू विल गेट 32 अपॉन 50, या फिर पॉइंट में लिखोगे तो 0.64। यही आ रहा होगा शायद आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब जहां प्रॉब्लम आएगी वहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, अमर्त्य सॉल्व कर रहा है ना? यस सर। ओके, और कौन कौन बच्चे थे? इतने ही थे क्या तुम लोगों की क्लास में? अच्छा, एक वो है हर्षित। उन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ क्या? कॉमर्स वालों का हो गया? अच्छा, तो थर्ड में बना कि नहीं बना? थर्ड में आपको क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए गिवन है। तो कैसे बनाएंगे? आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखोगे। क्या होता है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये होता है। अब इसमें वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो यहां पर आ जाएगा 0.4, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोथ मीन सेम, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी 0.82। फिर उसके बाद आपको 0.82 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, एंड यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितना आएगा बताओ? क्या रहा है? करेक्ट, 0.32। तो ये होगा फर्स्ट का आंसर, 0.32। साक्षी, अनुष्का, बना ये? यस सर।
ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला बनेगा। इसमें वैल्यू पुट कर दो, बी इंटरसेक्शन ए आप, गिवन बी निकालना है। हाँ अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ए गिवन बी निकालना है, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है, तो यहाँ अपॉन में बी आ जाएगा, यस। 0.32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 0.50। तो नहीं 0.64 आ गई, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है ना। फिर उसके लास्ट पार्ट में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये कौन बताएगा कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताओ। थोड़ी देर पहले मैंने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी लिखे थे कि नहीं लिखे थे? क्या था ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें पुट कर दो, आपको मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.32। सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में है? तो दोनों फॉर्मूले दिमाग में रखना, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का भी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, कब चेंज होता है, जब ए और बी एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तब, ठीक है, तब ये वाला पार्ट हट जाता है। हो गया, तो इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो हो गया यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन, क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी इवेलुएट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपको यहां पर ये गिवन है, इससे मतलब आपको दोनों की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली मिल गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू तो डायरेक्टली गिवन है 5/13, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/26, ठीक है। अब आपको एक और चीज गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये गिवन है, ठीक है। मैं सीधा इसका फॉर्मूला लगा देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां आ गया 2/5, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे क्या आ गया, 5/13, ओके। अब ये जो 5/13 वाली टर्म है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2/5 इंटू 5/13, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड फर्दर 5 कैंसल आउट होगा एंड यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 2/13। सो ये आंसर आ गया क्या, नहीं आया, कुछ और फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे 5/26, इसकी जगह पे 5/13 माइनस 2/13। फर्दर कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है बताओ, 11/26। ओके, कंफर्म करना बाकी लोग भी। Yes, sir. ओके, फोर्थ हो गया, तो फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना। गुलप्रीत कुछ प्रॉब्लम जा रही है इसमें? ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 बना लोगे ना पक्का? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा फिफ्थ क्वेश्चन में, देख के बताओ एक बार। पहला स्टेप क्या होगा क्वेश्चन 5 का? हाँ, पहले ज्वाइंट वाला फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले ये वाला फॉर्मूला लगेगा और उससे आपको क्या मिलेगा ये वाले फॉर्मूले से? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन, यस करेक्ट। फिर उसके बाकी सारे बना लोगे। तो फिफ्थ कंप्लीट करो, हो जाता है, फिर मैं सिक्स्थ पे आऊंगा। विनायक बता क्या आ रहा है आंसर फिफ्थ का, फर्स्ट का? विनायक, अनुष्का, अनुष्का बताओ क्या आ रहा है फिफ्थ के फर्स्ट का आंसर? 4/11 आ रहा है सर। 4/11, ओके। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? 4/5, ओके। और थर्ड का 4/6, ओके। बन गया सबका? हो गया अमर्त्य, साक्षी, अब दोनों का भी हो गया? Yes, sir. ओके। तो अब हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा लेवल फिर से चेंज होगा, आराम से समझेंगे, ठीक है? अब यहां पर आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन नहीं होगी। अब आपको इवेंट्स गिवन होंगे और उसके हिसाब से आपको इवेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स, ये दोनों गिवन होंगे और उसके हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी होगी, ठीक है? तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन 6 में, A coin is tossed 3 times। ये जो स्टेटमेंट मैंने हाईलाइट की, ये एक एक्सपेरिमेंट है। टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, इट इज एन एक्सपेरिमेंट। एंड ये इवेंट है। इवेंट ई क्या है? हेड ऑन थर्ड टॉस। इवेंट एफ क्या है? हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस, ठीक है? तो ये दो चीजें हमको गिवन है। आपको करना क्या है इसमें? क्या करना है? कुछ अच्छा ऊपर मेंशन किया, ऊपर मेंशन किया, क्या करना है इसमें हमको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालना है। क्लियर ये चीज? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो मैंने प्री रिक्विजिट बताया था उसी स्टेप को फॉलो करो। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए, इवेंट मिल गया, बीच का एक चीज क्या था? सैंपल स्पेस। यहां पर वो गिवन नहीं, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? जब एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, ये हो सकता है। ऑल पॉसिबल आउटकम मैं लिखते जा रहा हूं। पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, ये हो सकता है। पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, ठीक है? फिर क्या हो सकता है? हेड, फिर टेल, फिर टेल, फिर उसके बाद टेल हेड टेल, फिर क्या होगा? टेल टेल हेड, फिर क्या होगा? टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बनेगा। कैसे पता चलता है कि 8 ही आएगा, 9 या 7 नहीं आएगा? इसको भी पता करने का एक तरीका है। क्या है बताओ? बता रहा हूं मैं, Sir, याद 2 रख। to the power. करेक्ट करेक्ट, गुड। 2 टू द पावर n। एक्चुअली 2 टू द पावर नहीं होता है, ये होता है O टू द पावर r। O मतलब आउटकम,
कि एक एक्सपेरिमेंट के कितने आउटकम, आर फॉर रिपीटेशन, उसको कितने बार रिपीट कर रहा है। तो जैसे कि एक टॉस का आउटकम 2 है, तो यहां पर हो गया 2, उसको कितने बार रिपीट कर रहे हैं, 3 बार रिपीट कर रहे हैं, 3 टॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3, इट मींस यू विल गेट 8 आउटकम्स। क्लियर। एक डायस को अगर 2 बार रोल करेंगे तो कितने आउटकम्स मिलेंगे, 36, 6 टू दी पावर 2। समझ में आ रही है चीज। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, तो आपकी काउंटिंग अगर गलत तो नहीं हो रही वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, सैंपल स्पेस बना लिया और सारे आउटकम्स जो है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर हाईलाइट कर लिए। अब आपको क्या चाहिए, आपको इवेंट ई चाहिए। तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या होंगे, आपको वो लिखने पड़ेंगे। तो इवेंट ई क्या बोल रहा है, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस में हेड वाला को हाईलाइट कर लो। तो ये थर्ड टॉस में हेड हो गया, ये थर्ड टॉस में हेड हो गया, ये थर्ड टॉस में हेड हो गया, और कोई सा ये थर्ड टॉस में हेड हो गया। समझ में आया। तो इवेंट ई के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, ट्रिपल एच, एच टी एच, टी एच एच, और क्या होगा टी टी एच। ये इवेंट ई के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब उसके बाद इवेंट एफ के एलिमेंट्स भी लिख लो, क्या होंगे बताओ। इवेंट एफ है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, मतलब पहले 2 में हेड आना। तो किस में आ रहा है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और कोई सा है क्या, बस। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। एच 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 एक एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, एच एच टी होगा। समझ में आई ये चीज। ओके, अब इसके बाद आपको जो चीज फाइंड आउट करनी है उस पे आ जाते हैं हम। ठीक है, उस पे आते हैं, आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो आपको पहले अब क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, H H H. एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज ट्रिपल एच। ओके, अब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भूल गया फॉर्मूला, 1/8। कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूला एक ही है प्रोबेबिलिटी निकालने का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने 8, और इसमें कितना है 1, तो 1/8। क्लियर। फिर उसके बाद हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो वो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितने एलिमेंट है 2, और सैंपल स्पेस में कितने 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/8। उसको पुट कर दो यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाय 2/8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। समझ में आ गया क्या, क्लियर। अच्छा, एक और चीज यहां पर ध्यान दो, कई बार बुक में क्या करता है डायरेक्टली ना इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज करता है, वो भी मैं यहां पर बता देता हूं। इसकी जगह ना वो सीधा ये लिख देता है एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ। दोनों का मतलब सेम होता है। कैसे सेम होता है, क्योंकि इसके अपॉन में एन ऑफ एस आता है, दोनों के अपॉन में वो कट जाएगा, जैसे ये 8 और 8 कटा ना, तो वैसे ही वो भी कट जाएगा, तो सीधा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो आपने ये जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा क्या है, इसका काउंट करना है, ये 1 एलिमेंट है डिवाइडेड बाय इसका काउंट करना है, ये 2 एलिमेंट है, तो आंसर 1/2 आ गया। ठीक है, वो भी अप्लाई हो सकता है। तो दोनों चीजें आप कर सकते हो। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो सेकंड क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में आपको सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने बना रखा है, आपको सिर्फ इवेंट्स निकालने हैं और उसके बाद फॉर्मूला लगाना है।
मैं ये इरेज कर रहा हूं ना फर्स्ट वाला, की नोट डाउन कर रहे हो? हाँ, सैंपल स्पेस नहीं कर रहा हूं, वो इवेंट्स वगैरह इरेज कर रहा हूं। सर 3/4। 3/4, एक मिनट चेक करते हैं ना। हेलो, हेलो, मैं कोचिंग में आप अच्छा, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, हाँ हाँ, हाँ भाई, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। 1/2 आ रहा है, दोनों का अलग आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। बाकी लोग भी अपने आंसर्स निकालो और अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं यहां पर स्टार्ट करूंगा इवेंट्स आइडेंटिफाई करना, तो इवेंट ई, एट लीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो इवेंट ई के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? 2 हेड वाले, कम से कम 2 हेड वाले, मतलब 3 हेड वाले को भी हम काउंटिंग में लेंगे। ट्रिपल एच आएगा, डबल एच टी आएगा, और एच टी एच आएगा, टी एच एच आएगा, बस इतने ही आएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इवेंट ई, ये सही बना। फिर उसके बाद इवेंट एफ, इवेंट एफ में क्या बोल रहा है ये? एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, उससे ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। तो क्या क्या आएगा इसमें? फर्स्ट वाला नहीं, लास्ट वाला भी आएगा। एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, 2 या 2 से कम, बिल्कुल। समझ में आ रही है ये चीज? एटमोस्ट 2 हेड मतलब कि आप डबल एच टी लोगे, एच टी एच लोगे, टी एच एच लोगे, एच टी टी होल लोगे, एंड सो ऑन, पूरे आएंगे इसमें, टी 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 तक। क्लियर ये चीज? अब आप इंटरसेक्शन निकालोगे, तो इंटरसेक्शन में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं बताओ? ट्रिपल एच वाले को छोड़ के बाकी सारे कॉमन आ रहे हैं, ये पूरा कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन वाले एलिमेंट लिख लो, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। अब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालो, या सीधा ये फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया उसमें अप्लाई कर दो। तो एन ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितने एलिमेंट से? 3 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ कितने एलिमेंट है? 7। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/7। साक्षी यही आंसर आया था क्या, या 3/4 बोल नो रही? सर, गलत था मेरा। ओके, तो चेक करो, मेरे ख्याल से किसी का भी सही नहीं है, जबकि आना चाहिए था, ठीक है। सर हाँ बोलो अनुष्का। सर ये एटमोस्ट वाला कॉन्सेप्ट एक और बार समझा दीजिए। ओके, अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो, 40 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, मैंने बोला एटमोस्ट 5 रॉन्ग होने चाहिए आपके, एटमोस्ट 5 रॉन्ग होने चाहिए। तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 5 आपके रॉन्ग होने चाहिए। इसका मतलब 5 रॉन्ग चलेगा, 4 रॉन्ग चलेगा, 1 रॉन्ग, 3 रॉन्ग्स चलेगा, 2 रॉन्ग्स चलेगा, 1 रॉन्ग चलेगा, 0 रॉन्ग भी चलेगा। समझ में? तो 5 4 3 2 1 एंड 0 हम सभी को इंक्लूड करेंगे उसमें। तो उसी तरीके से यहां बोल रहे हैं एटमोस्ट 2 हेड होने चाहिए, तो 2 हेड वाले, 1 हेड वाले और नो हेड वाले, उन सभी को इस काउंट में हम लेंगे। अनुष्का क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ये याद रखना, एटमोस्ट मतलब जो वैल्यू है वो, और उससे नीचे वाली वैल्यूज को हम लेंगे। एटलीस्ट मतलब जो वैल्यू है वो, और उससे बड़ी वाली वैल्यूज को सारी हम लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड आप लोग सॉल्व कर रहे होगे, सॉल्व करना और मुझे आंसर बताना थर्ड का।
तो थर्ड में बोल रहा है एट मोस्ट 2 टेल्स, मतलब आप 2 टेल और उससे कम काउंट वाले सारे ऑप्शंस को लोगे। ठीक है, तो एच 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 आएगा बिकॉज नो टेल, एच एच टी आएगा बिकॉज 1 टेल, एच टी एच आएगा बिकॉज अगेन 1 टेल, एंड सो ऑन अप टू टी टी एच आएगा, सब आएगा एक्सेप्ट दिस वन, इसको छोड़ के बाकी सब आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड इवेंट में बोल रहा है एट लीस्ट 1 टेल, मतलब आप किसको लोगे? 1 टेल को और उससे ज्यादा टेल वाले सबको लोगे। 1 टेल और उससे ज्यादा टेल वाले सबको, इसका मतलब 0 टेल वाले को छोड़ के सबको ले रहे हो आप। 0 टेल वाले को छोड़ के मतलब क्या हुआ कि ट्रिपल एच को छोड़ के बाकी सबको ले रहे हो आप, यही हुआ इसका मतलब। तो आप इन सब का काउंट लिख लो, ये सब लिख लो, क्या हो जाएगा एच एच टी, फिर क्या हो जाएगा एच टी एच एंड सो ऑन और अप टू ट्रिपल टी। कोई डाउट अभी भी तो पूछ लो, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। अनुष्का क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब ई इंटरसेक्शन एफ जब आप लोगे तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? यहां से लेके यहां तक ये पूरा इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये पूरा इसका इंटरसेक्शन में आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बताओ क्या होगा प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ? ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ में 6 एलिमेंट डिवाइडेड बाय एफ में कितने एलिमेंट? 7 एलिमेंट। तो आपका आंसर क्या आएगा? 6/7। ठीक है, ओके, सबका हो गया। तो फिर मैं नेक्स्ट आगे मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहां इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस भी आप ही को बनाना है। बनाओ। रैंडम एक्सपेरिमेंट गिवन है यहां पर। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। सैंपल स्पेस बनाओ। अमर्त्य बता क्या होगा सैंपल स्पेस? सर 1 2 3 4 5 6। कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा है? नो सर, ये यही आएगा ना, हेड टेल वाला। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 क्यों होगा? मैं गलती से बोल दिया था, उसका क्यूब का समझ लिया मैं। हाँ, कॉइन है ना, तो एच एच हेड हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल, ये हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इवेंट्स डिफाइन किया है इसने। फर्स्ट पार्ट में इवेंट क्या डिफाइन किया है? टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, तो इवेंट ई, बताओ एलिमेंट क्या होंगे? करेक्ट, एच टी एंड टी एच। ठीक है, उसमें एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ है ही नहीं, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। ठीक है, फिर उसके बाद इवेंट एफ क्या होगा? 1 कॉइन शोज हेड, मतलब इसमें भी क्या आएगा? सेम आएगा, एच टी टी एच। ठीक है, फिर उसके बाद ई इंटरसेक्शन एच एफ निकालोगे तो ये भी क्या आएगा? सेम आएगा, एच टी टी एच। समझ में आया ये चीज? हो गया यहां तक? अब क्या निकालना है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। ठीक है, बताओ आंसर क्या आएगा? 1। सो इट इज 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस चेक कर लो एक बार। हाँ, सही है। ओके, तो फर्स्ट का आंसर आएगा 1। क्लियर? सेकंड बनाओ चलो। सर सेकंड 0। 0। ओके, और किसी का आया 0? यस, यस सर 0। ओके, करेक्ट।
ठीक है, सो हो गया सबका। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रोबेबिलिटी जो है ना, अच्छा स्कोरिंग अगर समझ में आ गया तो इसमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का डेफिनेटली आता है, दैट इज बेस थ्योरम। अब 6 मार्क्स का मैं 100 वाले में बता रहा हूँ ना, अब इस बार 40 का हो जाएगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4 मार्क्स का तो मुझे लग रहा है बेस थ्योरम एक आएगा। ठीक है, और बाकी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन आएगा और एक इंडिपेंडेंस में से आएगा। ठीक है, तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर होगा ना गुलप्रीत, तो तुम्हारे में से एक क्वेश्चन इसमें से आएगा 6 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन जो मैं मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है उसमें से आएगा। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ए डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, मतलब कितने आउटकम होंगे, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होंगे। यस, 216, 6 टू द पावर 3। ठीक है, बिकॉज एक में 6 आउटकम 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट्स इट। इसका लिखा है E appears on the third toss। ये हमारा इवेंट। अब इसको पूरा सैंपल स्पेस बनाना तो पॉसिबल है नहीं, तो अभी मैं बना नहीं रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा ग्लिम्स अगर उसका देखें तो वो कैसा होगा, थोड़ा सा मुश्किल है। 111 पहला एलिमेंट होगा, 112 होगा, ऐसा करते हुए फिर क्या कहां तक जाएगा, 116 तक जाएगा। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट कौन सा होगा, 121, 122, ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा, 126 तक जाएगा। फिर ये आगे चलेगा 1 का पूरा, फिर 2 का आएगा, 211, 212, ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा, 216 तक, एंड सो ऑन। टोटल बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब इसमें इवेंट ई जो ये बोल रहा है 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, तो थर्ड टॉस में 4 आना। ठीक है, तो इसके एलिमेंट कितने होंगे ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं ना, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि देखो, इधर मैं यहां पर कर रहा हूं, जैसे कि मान लो ये 3 टॉस हुए, तो पहले टॉस में कुछ भी आए, कितने ऑप्शन है इसके पास, 6 ऑप्शन है। दूसरे टॉस में कुछ भी आए, कितने ऑप्शन है इसके पास, 6 ऑप्शन है। लेकिन लास्ट टॉस में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 6 6 36, मतलब जो ई जो है एन ऑफ ई लिखना चाहिए। एन ऑफ ई में कितने एलिमेंट्स होंगे, 36 एलिमेंट्स। समझ में आया ये चीज, मतलब ई में 36 एलिमेंट्स। ओके, अब आ जाते हैं इवेंट एफ में। इवेंट एफ क्या बोल रहा है, 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। मतलब पहले टॉस में 6 आना चाहिए, दूसरे टॉस में 5 आना चाहिए, तीसरे टॉस में कुछ भी आए। तो ये 3 वैकेंट प्लेसेस हो गए। पहले के पास एक ऑप्शन 6, दूसरे के पास भी एक ही ऑप्शन 5, तीसरे के पास 6 ऑप्शंस। सो टोटल जो एन ऑफ एफ होगा, मतलब कि इवेंट एफ में कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ये दोनों चीज क्लियर हो गई। अब हमको इन दोनों की तो जरूरत नहीं पड़ती, हमको जो निकालना है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ है। सो इट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। तो डिनोमिनेटर तो मिल गया एन ऑफ एफ, लेकिन अभी क्या निकालना बच गया, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये निकालना बच गया। सोचो और बताओ क्या होंगे इंटरसेक्शन, आप ये वर्ड से समझो और उसके बाद बताओ कितने एलिमेंट होंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब ई एंड एफ, इसका मतलब दोनों इवेंट का होना, ई का भी होना एंड एफ का भी होना। तो ई का होना मतलब 4 ऑन थर्ड टॉस, एफ का होना मतलब 6 and 5 ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड टॉस। इसका मतलब एक ही आउटकम होगा इसमें। कैसे, पहले में 6 आना, दूसरे में 5 आना और तीसरे में 4 आना। 6 और 5 आना ये इवेंट एफ बोल रहा है, 4 आना ये इवेंट ई बोल रहा है। इंटरसेक्शन मतलब एंड लगा हुआ है, मतलब दोनों का होना। इसका मतलब इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/6 होगा। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन से हमको एक और चीज पता चली कि हर बार पूरा सेट बना के सॉल्व नहीं किया जा सकता, हमको कई बार ऐसे सिचुएशन इवेंट्स को पढ़ के समझने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर ना ये क्वेश्चन? यस सर। ओके,
इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन अगर नोट नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कल तक इसका रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से देखते हैं, फिर एंड कर देंगे आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 है, मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, ठीक है। तो अगेन वैकेंट प्लेसेस वाला सिचुएशन है, 1 2 3 मदर फादर सन, ठीक है। एक लाइन में खड़े, ठीक है, फैमिली पिक्चर के लिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, सबसे पहले हम वो टेस्ट करेंगे। तो क्या क्या हो सकता है, पहले स्पेस में कितने ऑप्शंस हैं, वी हैव 3 ऑप्शंस। सेकेंड स्पेस में कितने ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस। थर्ड स्पेस पे कितने ऑप्शन है, ओनली 1 ऑप्शन। सो देयर विल बी टोटल 6 एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, n of s will be 6, okay। now the event 1, it is sun on one end, तो सन जो है वो एक एंड पे होना चाहिए। इसका मतलब हो सकता है वो यहां पर हो, अगर सन इस पोजीशन पे है तो इसके पास 2 ऑप्शन हो गए, इसके पास 1 ऑप्शन हो गया, मतलब 2 केसेस हो सकते हैं इसमें। और अगर सन इस वाले एंड पे तो भी 2 केसेस हो सकते हैं, तो 2 + 2 मतलब 4, इट मींस n of e विल बी 4। क्या ये समझ में n of e कैसे 4 आया। फिर उसके लिखा है फादर ऑन मिडल, फादर ऑन मिडल मतलब फादर अगर मिडल पे है तो n of f, इसमें 2 ही आउटकम होगा। फादर मिडल में तो लेफ्ट पे सन, राइट पे मदर, एंड वाइस वर्सा, ओके। n of f में 2, n of e में 4, n of s में टोटल 6 एलिमेंट्स। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए n of, क्या चाहिए, e इंटरसेक्शन f, और ये कैसे मिलता है, सॉरी n of e गिवन f, और ये कैसे मिलता है, n of e इंटरसेक्शन f से डिवाइडेड बाय n of f से। तो n of e इंटरसेक्शन f, अब दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन, जब फादर एक एंड पे है, फादर मिडिल पे और सन जो है किसी एक एंड पे है, ऐसे कितने सिचुएशन, ऐसे कितने काउंट होंगे, तो सिर्फ सिंगल काउंट होगा। कैसे सिंगल काउंट होगा, देखो यहां पर ध्यान देना, ये फादर को मैंने यहां मिडिल पे रख दिया, ठीक है। अब सन या तो यहां पर होगा और मदर यहां पर, फादर मिडिल पे, सन यहां पर और मदर यहां पर, मतलब 2 काउंट होगा, सॉरी 2 आएगा, 2 ऑप्शंस आर देयर। सो दिस विल बिकम 2, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 2 न्यूमरेटर वाली, और डिनोमिनेटर वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज आल्सो 2। सो 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। समझ में आया ये चीज। सो इट विल बी अ श्योर इवेंट, श्योर कंडीशन, ओके। सो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। आप लोगों के लिए टास्क क्या रहेगा, आप लोगों के लिए टास्क रहेगा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना, ठीक है। इस एक्सरसाइज के पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, काफी सारे होंगे एग्जाम्पल, टोटल 7 एग्जाम्पल्स हैं, तो ये पूरे 7 एग्जाम्पल्स आप लोग प्रैक्टिस करो, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें।